एवरीवन। आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म की 6th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हमें जो एक बेसिक चीज है उसे समझना है। तक है एसिड किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एसिड का मतलब क्या होता है। H+ डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एसिड, ठीक। अगर कोई भी मॉलिक्यूल H+ को डोनेट करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड, ठीक है। H+ डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल, इसी को क्या कहते हैं हम, किसी का भी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो, हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो इस चीज को कंपेयर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज हमने क्या ले लिया, इथेनोइक एसिड CH3COOH और इथेनॉल ले लो CH3CH2OH, ठीक है। अब हमने इथेनोइक एसिड लिया और इथेनॉल लिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं इथेनोइक एसिड का पीके वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। अब पीके वैल्यू जो होता है इसका, ये समथिंग अबाउट 4.75 होता है, ठीक है। और जो इसका पीके वैल्यू होता है वो कितना होता है, 16 होता है, ठीक। अभी देखो, चीजों को सिर्फ सुनो ध्यान से। इसका पीके वैल्यू कितना होता है 4.75, इसका पीके वैल्यू कितना होता है 16। अब देखो, पीके वैल्यू से क्या किया था, डेल्टा G0 की वैल्यू निकाली गई थी। अब जो डेल्टा G0 की वैल्यू निकाली थी वो इसकी इथेनोइक एसिड की कितनी निकल के आई थी, नियर अबाउट कितना था, +27 किलो जूल पर मोल इनवर्स, ठीक है। ये इसकी वैल्यू थी। और जब डेल्टा G0 इथेनॉल का निकाला गया था तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू समथिंग आई थी 90 किलो जूल पर मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो, डेल्टा G0 क्या है ये मैं समझा रही हूँ। जब इथेनोइक एसिड H+ को लूज कर दे और किस में बदल ले अपने आप को, किस में बदल ले, CH3COO- दैट इज एसिटिक एसिड से जब वो एसिटेट आयन बदल में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज हुआ है, फ्री एनर्जी चेंज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा G0। और उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, +27 किलो जूल पर मोल इनवर्स, ठीक है। और जब इथेनॉल अपने आप को किस में बदलता है, CH3CH2O- में जब इसने अपने आप को चेंज किया होगा H+ को लूज करके, तब उसका जो डेल्टा G0 का वैल्यू आया कितना निकल के आया, +90.8 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ अभी जो तुम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ समझने जा रहे हो, उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका एक बेस बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे डेल्टा G0 की वैल्यू जब प्लस में आती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि दैट द रिएक्शन इज, इट इज लेस फेवरेबल। रिएक्शन यहाँ पे क्या है, लेस फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, +27 किलो जूल मोल इनवर्स। अब देखो, सिर्फ इतनी सी वैल्यू है तो रिएक्शन क्या दिखा रहा है कि इससे इसमें जाने में ये रिएक्शन इतना फेवरेबल नहीं है। तो अगर +90.8 किलो जूल मोल इनवर्स वैल्यू होगी तो सोचो कि ये रिएक्शन कितना लेस फेवरेबल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब इथेनॉल अपने आप को CH3CH2O- में चेंज करता है तो इट इज एन इवन लेस फेवरेबल प्रोसेस। मतलब ये तो चेंज नहीं होना चाहता है, वो बिल्कुल ही अपने आप को किसमें, CH3CH2O- में नहीं बदलना चाहता है। इन वैल्यू से हमें ये पता चल गया है। इसका मतलब क्या, इट इज इवन लेस फेवरेबल, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और अल्कोहल होता है, दोनों ही क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ये दोनों ही कैसे होते हैं, दे बोथ आर वीक एसिड। लेकिन यहाँ से कंपैरिजन वाइज से हमें ये पता चला है कि ये दोनों ही वीक एसिड है, मतलब दोनों ही अपना H+ नहीं देना चाहते, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड फिर भी अपना H+ रिलीज कर देता है, लेकिन अल्कोहल अपना H+ रिलीज नहीं करना चाहता है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड is
more acidic, it is more acidic as comparison to अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ से इन बातों से हमें ये पता चल गया कि जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो हमें इतनी बात तो पता चल गई कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो अल्कोहल के कंपैरिजन हमेशा याद रखना है, इट इज मोर एसिडिक। ठीक है, अब हमें इसका रीजन समझना है। ठीक है, तो इसके पीछे दो रीजन होते हैं। फर्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड द सेकेंड इज इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, तो हम पहले कौन सा इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पॉइंट से समझेंगे कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए पहले स्ट्रक्चर बना लो कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3COOH। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इट विल डोनेट इट्स H+। ठीक है, तो ये अपना H+ तो इसको देगा ही, और हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, निकालेगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और H3O+ निकला। ठीक है, अभी हमने ये चीज बना दी है। ये यहाँ पे अभी क्या है, एसिटिक एसिड है, और अब ये क्या बन गया है, एसीटेट आयन बन गया है। ठीक है, एसीटेट आयन बन गया है। ठीक, अब देखो तुम्हें एक और पॉइंट ये याद रखना है कि चाहे एसिटिक एसिड हो चाहे एसीटेट आयन हो, दोनों ही क्या होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। मतलब दोनों ही स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो अब कैसे रेजोनेंस होता है, पहले उस चीज को देखो। यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड का ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3CO माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये हमने तब स्ट्रक्चर बनाया जब एसिटिक एसिड में ही रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड हो चाहे एसीटेट आयन हो, दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम रेजोनेंस कराएंगे तो रेजोनेंस कैसे होगा, देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3CO क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं बोल रही हूँ, उस चीज को ध्यान से समझो। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एसिटिक एसिड हो चाहे एसीटेट आयन हो, दोनों में ही रेजोनेंस होता है, जो कि रेजोनेंस करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, एक बात समझो, दोनों में ही रेजोनेंस होता है, लेकिन जो हमारा एसीटेट आयन होता है, इट इज लार्जर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये क्या होता है, इट इज लार्जर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये क्या होता है, लार्जर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अब क्यों, ये रीजन मैं बता रही हूँ। और ये क्या होता है, इट इज लेसर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इट इज लेसर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अब देखो इस टर्म को समझने से पहले मैं यहाँ पे एक रेजोनेंस थ्योरी लिख रही हूँ। अब रेजोनेंस थ्योरी क्या कहती है, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर है और अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लाइन लिख देती हूँ, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर resonance stabilized, they are resonance stabilized especially when the structures are represented by
टू और मोर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। देखो अब इस चीज को सुनो और समझो। देखो एसिटिक एसिड हो चाहे एसीटेट आयन हो, दोनों ही क्या होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा होता है। जब एसिटिक एसिड ने अभी H+ लूज नहीं किया होता है तो भी उसमें रेजोनेंस होता है। जब H+ लूज करके एसीटेट आयन में बदल जाता है तो भी उसमें रेजोनेंस होता है, ठीक है। मतलब दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और हमने रेजोनेंस थ्योरी के हिसाब से क्या सुना है कि मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कोई भी मॉलिक्यूल्स एंड आयंस है, अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो वो स्टेबल होता है। लेकिन इसके आगे एक और लाइन लिखी है, स्पेशली व्हेन द स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अब देखो दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये लार्जर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये लेसर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो देखो कोई ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तब हो जाता है जब उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। अब इक्विवेलेंट कहने का क्या मतलब है कि उस स्ट्रक्चर का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, सेम होता है। एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और एनर्जी सेम कब होती है, जब उस स्ट्रक्चर में कोई चार्ज का सेपरेशन ना हो, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनो, चार्ज सेपरेशन ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहा मैंने कि मॉलिक्यूल्स एंड आयंस तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते ही है, लेकिन वो और ज्यादा स्टेबल तब कहलाएंगे जब उसका स्ट्रक्चर क्या हो, इक्विवेलेंट हो। और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहने का ये मतलब है कि वहां पे सीधे सीधे अगर तुम्हें पहचानना है ना कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है, तो तुम देख लो। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि वहां पे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है। यहाँ पे क्या हो रखा है, चार्ज सेपरेशन। और जहां पे भी चार्ज का सेपरेशन होता है वो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं। और अगर कोई नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या होगा, लेसर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। क्योंकि तुम यहाँ पे देख रहे हो ये स्ट्रक्चर में क्या है, सिर्फ एक ही चार्ज है ना, नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सिर्फ एक चार्ज होने की वजह से यहाँ पे कोई देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है। अब अगर यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्या है, इक्विवेलेंट है। इट इज एन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होता है वो रेजोनेंस के पॉइंट के हिसाब से, अभी हम आगे पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के हिसाब से, वो मोर स्टेबल होता है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखो भले ही एसिटिक एसिड भी स्टेबल है और एसीटेट आयन भी स्टेबल है क्योंकि दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन जब एसिटिक एसिड अपना H+ लूज करके अपने आप को एसीटेट आयन में बदलता है तो एसीटेट आयन में बदलने के बाद वो अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में बदल रहा है। अब देखो तुम हो अभी अनस्टेबल, और अगर तुम्हें कोई स्टेबल कर दे तो तुम हमेशा कौन से फॉर्म में रहना चाहोगे, जो तुम्हारा मोर स्टेबल फॉर्म है। तो देखो अगर एसिटिक एसिड को H+ लूज करने के बाद कोई स्टेबल फॉर्म अचीव हो रहा है तो वो डेफिनेटली इजीली H+ को रिलीज करेगा ना। तो यही ये पॉइंट होता है कि एसिटिक एसिड, पहला पॉइंट याद रखो, इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। द सेकंड पॉइंट इज कि एसिटिक एसिड में जब वो H+ को लूज कर देता है तो वो अपने आप को क्या कर रहा है, इट इज चेंजिंग इटसेल्फ इनटू अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। अब अगर वो अपने आप को मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में बदल चुका है तो वो हमेशा क्या करेगा, अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में ही रखने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो क्या करेगा, इजिली H+ को लूज कर देगा और अपने आप को एसीटेट में बदल लेगा और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा, ठीक है। तो देखो ये एरो मैंने बड़ा बनाया इस चीज को दिखाने के लिए that the forward process is more favorable as comparison to the backward process, ठीक है। क्योंकि अब वो स्टेबल बन चुका है तो अब वो लेस स्टेबल में क्यों आना चाहेगा, ठीक है। तो ये रीजन था रेजोनेंस इफेक्ट का, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया, ठीक है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस हो रहा था और रेजोनेंस होने की वजह से वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में चेंज कर रहा था तो वो ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल का पॉइंट समझेंगे। तो अल्कोहल के पॉइंट को समझने के लिए हमें कुछ चीजें यहाँ से
हटानी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम जरा ये वाला पॉइंट हटा दे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉइंट हटा देते हैं क्योंकि हम ये पॉइंट समझ चुके हैं। तो देखो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉइंट हम समझ चुके हैं, अगर हम अल्कोहल को देखें तो हम CH3CH2OH ये लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रेजोनेंस हो रहा है, हमें ये देखना है। तो देखो अगर ये H+ को लूज करता है तो ये क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, प्लस H2O, ठीक है। अगर ये H+ को लूज करता है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3CH2O-, ठीक है, ठीक है, प्लस H3O+। तो यहाँ पे देखो क्या तुम्हें कोई रेजोनेंस का कंडीशन दिख रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल, नेगेटिव सिंगल सिंगल, तो ये सब कंडीशंस नहीं होते। रेजोनेंस होने के लिए चाहिए कि लोन पेयर सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल ऐसे होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो रेजोनेंस। ये स्ट्रक्चर क्या है, नो रेजोनेंस, इट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल में सीधे सीधे जब अल्कोहल अपना H+ लूज करेगा ना तो जो स्ट्रक्चर वो बना रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, हम सीधे सीधे यही समझे ना कि ये क्या होगा, लेस फेवरेबल प्रोसेस होगा। भाई अगर कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ पे उसे स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो रही है तो वो अपने आप का फॉर्म क्यों बदलना चाहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब वो अपने आप को एसीटेट में बदल रहा था तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा था और क्योंकि उसके स्ट्रक्चर्स भी क्या थे, इक्विवेलेंट थे। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, स्टेबल ही नहीं हो रहा है H+ लूज करने के बाद। तो इसी वजह से अल्कोहल क्या करता है, अपना H+ इतना इजिली रिलीज नहीं करता है जितना इजिली कार्बोक्सिलिक एसिड करता है, ठीक है। तो सीधा सीधा अब यहाँ से हम क्या पॉइंट कंक्लूड करेंगे कि चार्ज डीलोकलाइजेशन, हम यहाँ से क्या पॉइंट कंक्लूड करेंगे, जो कि क्या है कि चार्ज का डीलोकलाइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। चार्ज डीलोकलाइजेशन इज ऑलवेज अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर। चार्ज delocalization is always a stabilizing factor, and any factor that makes delta G naught more negative or less positive makes acid stronger, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट ये कह रहा है कि देखो चार्ज का डीलोकलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा था थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। और लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर इसके ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ भी रहा है तो वो डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। क्योंकि डीलोकलाइज नहीं हो रहा है तो ये लेस फेवरेबल प्रोसेस होता है। इसीलिए अल्कोहल का डेल्टा G नॉट का जो वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो कितना होता है, प्लस 90.8 किलो जूल मोल इनवर्स, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये लेस फेवरेबल प्रोसेस है, ठीक। तो सीधी सीधी बात ये समझो यहाँ से कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। हमने ये बात किसके थ्रू समझा, रेजोनेंस इफेक्ट या डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज के थ्रू, ठीक। तो देखो अब हम इसका सेकंड पॉइंट समझेंगे और वो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। कैसे इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, ठीक है। ये चीज हमें समझनी है। तो सबसे पहले यही चीज है, हम जरा स्ट्रक्चर बना ले, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड, दूसरा हो गया हमारा अल्कोहल CH3CH2OH। देखो जो पिछला मैंने एक पॉइंट से तुम लोग को समझा दिया कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से, ठीक है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट से समझ रहे हैं बात को, उसी बात को हम इसके सेकंड पॉइंट के थ्रू समझेंगे, ठीक। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहले इस पॉइंट को समझो कि कौन H+ को बहुत आसानी से लूज करेगा, ठीक है। अब देखो अगर
OH है, OH है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब अगर ऑक्सीजन के आसपास कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसा ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो अब अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके ऊपर अगर कोई देने वाला ग्रुप उसके आसपास आ जाए तो वो क्या कर रहा है, उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी कहीं से हो ही नहीं रही है तो वो और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्यों लेगा और H+ को क्यों रिलीज करेगा, खुद सोचो इस बात को, ठीक है। क्योंकि भाई उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत होता है और उसको और नहीं तो बगल से देने वाला ग्रुप लग गया तो उसकी जो अर्ज होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की फ्रॉम हाइड्रोजन वो क्या हो जाती, कम हो जाती। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती पर कम हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहीं पे कोई एक ऐसा ग्रुप लग जाए जो क्या करे, इससे इलेक्ट्रॉन को लेने लगे, ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अब ऑक्सीजन का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रखना हमेशा अपने पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा तो अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन नहीं ले सकता, ये इसके क्या होगा, स्वाभिमान के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को तब क्या करेगा, लेने लगेगा और तब जो इसकी अर्ज होती है ना इलेक्ट्रॉन लेने की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट को समझो कि कब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा और कब इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कब वो हाइड्रोजन लेगा और कब वो हाइड्रोजन देगा, ठीक है। तो वहां पे देखो कि तुम कैसा ग्रुप लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि लेने वाला ग्रुप लगा है तो वो उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनाएगा और ऑक्सीजन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ना कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। तो जब ये इसके स्वाभिमान के खिलाफ होगा तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने लगता है और H+ को रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझो, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप is more powerful, is more powerful, has more powerful electron withdrawing effect, electron withdrawing effect as comparison to, as comparison to CH2 ग्रुप, ठीक है। देखो अब क्या है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो अब इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज को क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की अर्ज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ा रहा है। तो अब अर्ज बढ़ाएगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इजीली H+ को रिलीज कर देगा। समझ आ रहा है, समझो इस पॉइंट को। और यहाँ पे जो ये CH2 ग्रुप है इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है एज कंपैरिजन टू कार्बोनिल बहुत ही कम होता है, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इतनी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इतनी नहीं होती है, इतनी नहीं होती है। तो क्या होगा, यहाँ पे वो इजिली H+ को रिलीज नहीं करेगा। तो इस वजह से ये सेकेंड पॉइंट था कि क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है जिसका कि स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है, जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना देता है या और उसकी इलेक्ट्रॉन की अर्ज को बढ़ा देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन से और H+ को रिलीज करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक। ये तुमने समझ लिया किसके बीच में कंपैरिजन करके, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के बीच में, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप ले लूं, फ्लोरो एसिटिक एसिड ले लूं, Cl CH2C डबल बॉन्ड OH, तो बताओ ये ज्यादा एसिडिक होगा कि ये ज्यादा एसिडिक होगा। अगर ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तो ये आंसर तुम सही सही दोगे, नहीं तो तुम बैल होगे, तुम गलत ही आंसर दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप था जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, यहाँ पे दो दो मांगने वाले ग्रुप हो गए, एक कार्बोनिल और एक क्या हो गया, क्लोरीन। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कार्बोनिल भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H+ को फटाक से क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ये इजिली रिलीजेस
H प्लस। तो ये क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। ये क्या हो गया, और अच्छा एसिड हो गया एज कंपैरिजन टू कौन सा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहां से तुम्हें क्या बात समझ आई कि जितना ज्यादा कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को ले अपनी तरफ, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जितना ज्यादा लेने वाला ग्रुप हो, जितना माइनस आई ग्रुप लगा होगा, माइनस आई ग्रुप जितना होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस लाइन को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ऑलवेज मेक्स अ स्पीशीज मोर स्टेबल या मोर एसिडिक। ये भी तो कह सकते हैं, इसे तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ऑलवेज makes a species more stable और more acidic। ठीक है, क्योंकि भाई माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स ही तो कर रहा है। क्योंकि वो माइनस आई ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसे और कम कर रहा है। कम करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की अर्ज बढ़ा देता है और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, बात बराबर है। याद रखो, डिस्पर्शन ऑफ चार्ज ऑलवेज मेक्स अ स्पीशीज मोर स्टेबल, या फिर कह लो मोर एसिडिक। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। मतलब क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट की वजह से। समझ आ गया, और वो भी कैसा सब्स्टिट्यूएंट लगा होना चाहिए, माइनस आई ग्रुप वाला। तो ये था हमारा क्या, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। सबसे पहला पॉइंट था रेजोनेंस इफेक्ट, और दूसरा पॉइंट क्या था, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, सीधी एक बात है, देखो अगर चीजें नहीं समझ आ रही है तो दोबारा समझो, दोबारा वीडियो को देखो, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। जितना ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, कंसेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देन डू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस then do ask me in comment section, and this is all for today's video। अभी जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल हमने पढ़ा है ना, ये टॉपिक एंड नहीं हुआ है अभी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब इसका और 2 पार्ट आएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू सब्सक्राइब, एंड अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।